आखिर क्या हुआ है तुम्हें? धीमे नहीं चला सकते बग्घी? जान निकाल दी थी मेरी। जान का क्या है ऐसा, अभी है अभी कोनी। क्या जान कभी भी जा सकती है, पर मैं इन भेड़ियों का खाना नहीं बनना चाहता, समझे तुम? जाने बग्घी वाले पर रणविजय की बातों का असर हुआ या नहीं, पर वो घोड़ों के पास जाकर उन्हें पुचकारने लगा। मेरे बच्चों, कुछ ना होवे तमें, कुछ ना, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना। आराम से चलो। उसके पुचकारने का जादू सा असर हुआ और वो आराम से चलने लगे। तभी एक अजीब सी खड़खड़ाने की सी आवाज सुनाई दी और रणविजय ने देखा कि बग्घी वाला बार बार अपने दाएं बाएं देख रहा है। कहाँ देख रहा है ये नीली सी रोशनी कैसी चमक रही है यहाँ? ये अजीब सी खड़बड़ाहट भी उन्हीं से आ रही है। शायद इन्हीं को ढूंढ रहा था ये बग्घी वाला। अरे अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? कि पागल हो गए क्या? हे भगवान, ये कहाँ चला गया मुझे छोड़कर? फिर ये पास आते जा रहे हैं। हे, हटो, भागो भागो यहां से, जाओ भागो भागो यहां से। हे भगवान, ये तो पास आते ही जा रहे हैं। बग्घी वाले कहां मर गए? भगवान, मुझे इन भेड़ियों के सामने छोड़कर कहां मर गया एक कमीना? पर तभी वो जैसे गया था वैसे ही अचानक वापस प्रकट भी हो गया और चुपचाप कोच पर सवार हुआ और घोड़े चल पड़े जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहां गए थे? मैंने पूछा, इन भेड़ियों की दया पर छोड़कर कहां चले गए थे तुम? तुमसे कुछ पूछा है मैंने, जवाब क्यों नहीं देते? डैम इट! रणविजय बग्घी वाले के सामने बिल्कुल बेबस था। वो कुछ भी कर सकता था रणविजय के एक भी सवाल का जवाब दिए बिना। उसके बाद वो नीली सी रोशनी कई बार दिखाई दी और हर बार बग्घी वाला उन रोशनियों के पास जाता और उनके चारों ओर कुछ पत्थर के टुकड़े रखकर एक घेरा सा बनाता और वापस लौट आता। पर एक बार तो जो हुआ उसने रणविजय को चक्कर में डाल दिया। एक नीली सी रोशनी पास में दिखी, बहुत पास। और जब बग्घी वाला उसके पास गया तो रणविजय ने साफ साफ देखा वो रोशनी बग्घी वाले के आर पार चमक रही थी, जैसे बग्घी वाला वहां था ही नहीं। ये चक्कर क्या है? ये किस जगह फंस गया हूं मैं? अच्छा, एक भी बात समझ नहीं आती। अरे भाई, ये तो बता दो कि हम रत्नागढ़ कब तक पहुंचेंगे, या कभी पहुंचेंगे भी? या मेरी सारी जिंदगी इस भूतिया घाटी में गुजरने वाली है? हालांकि भेड़ियों की आवाजें बीच बीच में अभी भी सुनाई दे रही थी, पर कुछ देर तक सफर शांति से चलता रहा। फिर कुछ देर बाद बादलों के बीच से अचानक चांद निकल आया अपने पूरे आकार में।
पर तभी जाने कहां से अचानक भेड़ियों की कुर्राहटें सुनाई देने लगी। बग्घी अचानक थम गई। घोड़े दहशत में हिनहिनाते हुए अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए। रणविजय ने माजरा जानने के लिए सामने झांका तो वो कांप गया। सैकड़ों भेड़िए बग्घी को चारों ओर से घेरे खड़े थे। उनके मुंह चांद की ओर थे और सब के सब अजीब आवाज में हुंकार रहे थे। उनकी इस हुंकार से पूरी घाटी कांप गई थी। रणविजय के कानों के पास से पसीने की धार बह रही थी। लगा जैसे वो भेड़िए बग्घी पर टूट पड़ेंगे और सब कुछ खत्म। पर बग्घी वाले को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो आराम से बग्घी से नीचे उतरा और भेड़ियों के बीच जाकर बड़बड़ाता हुआ ऐसे इशारे करने लगा जैसे वो सर्कस का रिंग मास्टर हो, या जैसे वो रास्ते से प्रेत आत्माओं को हटा रहा हो। बस कुछ ही पल और भेड़िए जैसे अचानक आए थे वैसे ही लौट भी गए। घोड़े फिर से शांत हो गए और बग्घी चल पड़ी। हे ईश्वर, अगर मौत भी दी ना तो ऐसी मौत मत देना। आगे का रास्ता चढ़ाई वाला था, इसलिए घोड़े आराम से चल रहे थे। ऐसी भयानक यात्रा के बाद जब कुछ पल शांति के मिले तो रणविजय की आंख लग गई। फिर जब उसकी आंखें खुली तो बग्घी एक पुराने से महल के सामने खड़ी थी और बग्घी वाला घोड़ों को बांध रहा था। महल की खिड़कियों से रोशनी की कोई झलक नहीं आ रही थी। रणविजय ने महल की उजड़ी सी बाउंड्री वॉल पर एक नजर डाली। हाय, हे भगवान, आखिर मंजिल आ ही गई। काफी बड़ा महल है। महल के सामने गोल चक्कर से निकालते हुए कई रास्ते। आओ सा, आ गया रत्नागढ़ महल। जब बग्घी वाले ने रणविजय की बांह पकड़कर उसे बग्घी से उतरने में मदद की तो एक बार फिर से उसे बग्घी वाले के पंजों की ताकत का एहसास हुआ। लगभग पूरी रात का सफर था। ओह, ये सर्दी है। ऐसे में अगर गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। कोई दिख भी तो नहीं रहा। ऐसे क्या प्रॉपर्टी है? अगर वक्त और मौसम की मार से इसकी ऐसी हालत ना हुई होती तो बाकी वाले को बोलता हूं कि मालिक को बुलाने को। अरे अरे भाई, सुनो तो। अजीब पागल है, फटाक से गायब हो गया। अब किसको आवाज दूं और नॉक करूं भी तो इतने बड़े महल में कौन सा दरवाजा नॉक करूं? रणविजय समझ नहीं पा रहा था कि अब वो आगे क्या करे। उसका इंतजार एक बार फिर से डर में बदलने लगा था कि तभी किसी के आने की आहट सी सुनाई दी। शायद कोई आ रहा है। थैंक गॉड। यकीन नहीं हो रहा कि वो भयानक सफर खत्म हो गया। आवाज सुनते ही वो बढ़कर दरवाजे तक पहुंचा। फिर दरवाजा खुला। सामने उसका क्लाइंट था, डैनी डिकोस्टा। अधपकी दाढ़ी, काले ओवरकोट में, जरूरत से ज्यादा लंबा, चौड़े कंधे, पर बदन में शायद ही कहीं हड्डियां न दिखती हूं, और गड्ढे में धसी सुर्ख आंखों की जोड़ी। रणविजय को सामने पाकर उसने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। वेलकम माय फ्रेंड, रत्नागढ़ पैलेस में तुम्हारा स्वागत है। प्लीज कम। इसे अपना ही घर समझो। जी, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक। मुझे कभी कुछ नहीं होता। हैंडशेक करते ही रणविजय को एक बार फिर से उसी दर्द का एहसास हुआ, क्योंकि उसके हाथ भी बग्घी वाले की तरह ही किसी चट्टान जैसे बड़े, सख्त और ठंडे थे।
आप ही हैं मिस्टर डैनी? जी हाँ, मैं ही हूं आपका क्लाइंट डैनी डिकोस्टा। आइए, बाहर बहुत सर्दी है, लाइए अपना बैग मुझे दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपना सामान खुद उठा सकता हूं। नहीं, आप मेरे मेहमान हैं एंड यू सी इट्स प्रिटी लेट इन द नाइट, सो कोई नौकर नहीं है इस वक्त, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कोई तकलीफ ना होने दूं। नहीं तो आप मेरे काम होने से पहले ही भाग जाएंगे। बट यू नो, Comfortable, isn't it? यस सर्टेनली। ये फायरप्लेस इस रूम को कभी ठंडा नहीं होने देता। आप बैठिए, रुकिए, आपका कोट उतारने में आपकी हेल्प करता हूं। अरे आप फील एट होम माय डियर फ्रेंड, फील एट होम। लंबी घुमावदार सीढ़ियों और गलियारों से होते हुए कमरे में पहुंचकर रणविजय को काफी आराम मिला। जब डैनी रणविजय को छोड़कर गया तो उसने कमरे पर एक नजर डाली। दिसंबर की सर्दी में फायरप्लेस की गर्मी, खिड़कियों पर भारी मखमली पर्दे, बेशकीमती फर्नीचर, कमरे की हर चीज से रईसी टपक रही थी। रणविजय अभी एक एक चीज को ताज्जुब के साथ देख ही रहा था कि तभी डैनी वापस लौट आया। प्लीज कम दिस वे माय डियर फ्रेंड। आप सफर से थके होंगे, ऐसे में आपको अपने कमरे का कंफर्ट चाहिए होगा। गुनगुने पानी वाले बाथटब में कुछ पल बैठेंगे तो थकान उतर जाएगी। जब रणविजय उसके पीछे पीछे जा रहा था तो उसके कानों में होटल वाली बुढ़िया के शब्द गूंजे। दिन नहीं रात सा रात, माघ की पूर्णमासी है आज। आज की रात 12 बजे काली घाटी के प्रेत धरती पे उतरे सा, धरती पे उतरे सारे प्रेत। और उसने सोचा कि ठीक है कि ये पूर्णमासी की रात है और रत्नागढ़ का यह किला भी काली घाटी इलाके में ही पड़ता है। पर ऐसे शानदार महल में ऐसे जेनरस होस्ट के होते हुए आखिर उसे हो क्या सकता था।